हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, इंडिगो संकट से प्रभावित लोगों को राहत और धन वापसी के निर्देश के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ानों में देरी के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने मामले पर ध्यान दिया है। याचिका में 95 हवाई अड्डों पर 25 उड़ानों में देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी का भी जिक्र किया गया। तो वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से घुसपैठियों की पहचान करने में सहयोग मांगा। सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और संदिग्ध नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में भेजने की तैयारी भी है। वहीं मेरठ में भी डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को आभा से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में 14.3 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मरीज, डॉक्टर, लैब और फार्मेसी को जोड़ना है, जिससे मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो सकेंगे। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से भी अकाउंट बनाया जा सकता है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर पंजीकरण कर रही हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली एआई ग्राइंड कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य दिल्ली को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। इस पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरते प्रौद्योगिकियों में युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। उच्च न्यायालय ने 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल चालू रखने की याचिका को दिल्ली ट्रैफिक कमेटी को भेजा। कोर्ट ने कमेटी को 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। अब कमेटी भी इस मामले पर विचार कर रही है। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आरजेडी बंगाल और तमिलनाडु में बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाने पर कटाक्ष किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में राजग की सरकार बनेगी। उन्होंने अहमदाबाद के लोगों से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार रहने को कहा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा में भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। इसके लिए कई नेता दावेदार है, लेकिन मुकाबला कुछ प्रमुख नेताओं के बीच है। पार्टी 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। वर्तमान अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को लेकर विरोध भी है। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों पर भी विचार किया जा रहा है। मनोहर लाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और दिसंबर तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पड़ोस के एक युवक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को बचाने के लिए पंचायत ने पीड़िता के सम्मान की बोली लगाने की भी कोशिश की, लेकिन मामला खुल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची एसआईआर का पहला चरण अंतिम है। चुनाव आयोग ने दलों से छुटे मतदाताओं के फॉर्म भरवाने को कहा। केरल में तारीख को बढ़ाकर 18 दिसंबर तक कर दी। इन राज्यों में 3 लाख मतदाता नहीं मिले, जबकि 50.60 करोड़ फॉर्म अपलोड हुए हैं। आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों को गणना फॉर्म जमा कराने की छूट दी है। वहीं दोस्तों देखिए, हिमाचल सरकार मंडी के पड्डुल मैदान से अपने कार्यकाल के शेष 2 वर्षों का विजन पेश करने वाली है। इस मेगा इवेंट का लक्ष्य है प्रदेश भर से लोगों को जोड़कर राजनीतिक संदेश देना। सरकार 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचा, रोजगार, शिक्षा और महिला कल्याण शामिल है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को आगामी चुनावों के लिए एक मंच के रूप में देख रही है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बाद अमेरिकी प्रशासन को 2 शीर्ष अधिकारी भारत आ रहे हैं। उप विदेश मंत्री अलिसन हुकर और व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विजर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे। अब बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात जारी रहेगी। क्वाड देशों की आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी चर्चा होगी।
चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें तहसीलों का पुनर्गठन, विधायकों के आवास भत्ते में संशोधन और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शामिल है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन नियमों में बदलाव और गुरुग्राम में एक नए डिजाइन विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी विचार किया जाएगा। पुराने नगर निकाय अधिनियमों को निरस्त करके नया अधिनियम 2025 लाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं देखिए दोस्तों, सहरसा जिले के नवहट्टा समेत शहरी और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया जाएगा। प्रत्येक थाने में महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनेगी, जिसमें महिला और पुरुष सिपाही शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दुष्कर्म, छेड़खानी जैसे अपराधों को रोकना है। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर जवानों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की। इसमें आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता और वर्दी भत्ते की पुनः शुरुआत शामिल है। भोजन और प्रशिक्षण भत्ते में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के परिश्रम और सेवा भावना की सराहना की और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया। सरकार होमगार्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार के 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आधुनिक लैब स्थापित करने की योजना है। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके तहत 38 जिलों को 2 जोन में बांटा गया है। शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी एजेंसी को सौंपी है, जो निर्माण से लेकर इंस्टॉलेशन तक का काम पूरा करेगी। इसी के साथ दोस्तों देखिए, ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री के.एन. नेहरू पर 1020 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसमें टेंडर में हेरफेर शामिल है। ईडी ने राज्य सरकार से नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंत्री के विभाग में अनियमितताएं पाएगी, जिसमें टेंडरों में हेराफेरी और रिश्वतखोरी शामिल है। ईडी ने सबूतों से भरा दस्तावेज सरकार को भेजा और डीएमके ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। वहीं देखिए दोस्तों, देश भर में ठंड, हड़ताल और ठंड के चलते कई रीजन में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शीतलहर के चलते 8 से 14 दिसंबर तक, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के चलते 9 से 11 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, बिहार में 3 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की तैयारी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। सिवान, बांका और रजौली में एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। संयुक्त टीम भूकंप, पानी, जमीन और आबादी घनत्व जैसे पहलुओं का आकलन कर रही है। इसका उद्देश्य देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा करना है। चलिए अगली खबर देखिए, शामली जिले में 10 दिसंबर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में लगभग 400 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। इसमें मेट्रो, सड़क व भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता से सवालों से भाग रही है और अनुपूरक बजट सिर्फ औपचारिकता है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अगली खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बन चुका है। आज सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता AQI 318 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI का लेवल 350 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरे हफ्ते स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं दिखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार 9 दिसंबर को सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 31वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह राशि छतरपुर जिला से ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में अब इन महिलाओं को 31वीं किस्त का इंतजार खत्म हो चुका है। वहीं देखिए दोस्तों, देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी सौगात है। योजना के तहत रबी 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से होने वाली फसल हानि के खिलाफ किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है। योजना का मकसद कृषि उत्पादन को स्थिर रखना, किसानों की आय और खेती के जोखिम को कम करना है। हर साल लागू होने वाली यह बीमा योजना किसानों को कम से कम प्रीमियम दर पर बड़ी कवरेज देती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान अपने हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और प्रदेश अभी 3,000 दे रहा है। अब जल्द ही यह राशि बढ़कर 6,000 होगी। भजनलाल सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी किसानों को साल में 3 किस्तों में 12,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि यह योजना कब शुरू होगी इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं देखिए दोस्तों, कन्नौज में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदानित दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है, जिसके लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विभिन्न क्षमता के पंपों पर अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने साइबर सुरक्षा पर एक कार्यक्रम में पीवीआर नामक नया नागरिक सुरक्षा फॉर्मूला पेश किया। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए इसे 3 चरणों वाला हथियार बताया। डीजीपी ने कहा कि साइबर ठग मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं। पीवीआर मॉडल में पाउस, वेरीफाई और रिपोर्ट शामिल है, जो स्कैम कर रोकने में मदद करेगा। हरियाणा में साइबर हेल्पलाइन और पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं दोस्तों देखिए, फिरोजाबाद में 4 करोड़ 74 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में बचे मक्का का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों देखिए, हाथरस में एसआईआर के दौरान 29,000 मतदाता मृतक पाए गए, जबकि 84,000 दूसरे शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। 21,000 मतदाताओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं मिला और 15,000 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए। एसआईआर की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी और अब तक 94.64 फॉर्म फीड हो चुके हैं। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, भारतीय रेल ने ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। रेलवे का कहना है कि ड्यूटी समय में ऐसी गतिविधियां न केवल गंभीर सेवा आचरण का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। अब ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार नई सरकार के गठन के बाद राज्य में औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में लगातार काम जारी है। इसी क्रम में जिला भू अर्जन कार्यालय को 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधियाचना भेजी गई है। इसके तहत एमवीआर निर्धारण के बाद मुआवजा भुगतान पर खर्च होने वाली राशि का प्राकलन किया जाएगा। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभी बेला और मोतीपुर में उद्योगों का संचालन जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की वजह से देश को आज़ादी मिली। उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और आपातकाल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह वंदे मातरम का ऋण स्वीकार करने का अवसर है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई। वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का मंत्र नहीं था। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर, नवजोत कौर के एक बयान ने पंजाब की राजनीति में तूफान ला दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद पाने के लिए 500 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इस बयान के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मामले की जांच की भी मांग की है, जिससे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।